बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं अद्वियात के जिस्म में दाखिले के तरीक़ाकार पर नोट लिखें। ये क्वेश्चन आ चुका है 20 नंबर का 22वें इम्तिहान में। और अद्वियात के दाखिले का तरीका या जिसमें दवाएं देने का तरीक़ाकार बयान करें, 20 नंबर का सवाल 20वें में और 28वें इम्तिहान में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से पहले काफ़ी सारी वीडियोस आप देख चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो ओरल रूट पे बन चुकी है और 3 वीडियोस गैर दहनी तरीके पर बन चुकी हैं, यानी कि पर एंटेरल रूट, और गशा के ज़रिए एक वीडियो इस पर बन चुकी है। और आज हम स्टडी करेंगे लास्ट पॉइंट मकामी तौर पर या जिल्दी तरीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिल्दी मकामी तौर पर। आज हम चौथे नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टोटल 4 रूट हैं। कितने रूट हैं? टोटल 4 तरीक़ेकार हैं अद्वियात को जिस्म में डालने के। पहला तो था ओरल रूट, यानी इसे हम कहते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दाहनी तरीका, अद्वियात के दाखिले का दाहनी तरीका। दूसरा था गैर दाहनी तरीका, क्योंकि जो ओरल रूट है इसको हम एंटेरल रूट भी कहते हैं। ये एंटेरल का लफ्ज़ आया था एंटेरल कैनाल से या गट से, तो उसके ज़रिए या उसे कहते हैं निज़ाम हाजमा, निज़ाम इन्हिज़ाम के ज़रिए जो अद्वियात दी जाती हैं उसे कहते हैं दाहनी तरीका। और निज़ाम इन्हिज़ाम के अलावा बाकी तरीके जिसमें अद्वियात को सुरंज के ज़रिए, नीडल के ज़रिए, सुरंज के ज़रिए जिस्म के अंदर, जिस्म के किसी मखसूस हिस्से के अंदर डाला जाता है, उसे कहते हैं पर एंटेरल रूट। और मखसूस हिस्सा, जिस्म का मखसूस हिस्सा कौन सा हो सकता है? जिल्द के नीचे, मसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, खून की रगों के अंदर। यानी कि ऐसे नहीं हम कर रहे कि ऊपर लगा दिया, ऐसे नहीं। इसमें पर एंटेरल रूट का मतलब है हमने उसको खून तक पहुंचाना है। या तो डायरेक्ट खून की नाली के अंदर डाल देंगे, वेन में डाल देंगे, वेनस उसे इंट्रावेनस कहेंगे, या मसल्स में डाल देंगे, या फिर जिल्द के नीचे सबक्यूटेनियस, या बाकी जितने भी सुरंज के ज़रिए जिस्म के मखसूस हिस्से के अंदर डालेंगे उसे कहते हैं पर एंटेरल रूट। फिर हमने पढ़ा था गशा के ज़रिए थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जिस्म के मखसूस हिस्सों में कोई म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि फेफड़ों में, लंग्स में भी होती है, जो सांस लेने के ज़रिए हम यूज़ करते हैं। तो ज़ुबान के नीचे भी होती है, सबलिंगुअल जिसे हम कहते हैं। तो वो मखसूस जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, और अगर अद्वियात म्यूकस मेम्ब्रेन से जज़ब हो रही हूँ तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? गशा के ज़रिए या थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। और चौथे नंबर पर था मकामी, लोकल और टॉपिकल एप्लीकेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इनमें से कोई एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, एक नंबर की तारीफ पूछी जा सकती है, या फिर ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली इनमें से कोई 1-2 MCQ सेट कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी मिलती जुलती हैं, इनमें आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है, और वो डिफरेंस आज मैं आपको समझाऊंगा। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मिलती रहें आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन। और फार्मेसी असिस्टेंट, ख़ास तौर पर फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा के लिए गुड न्यूज़ और खुशखबरी ये है कि फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा के लिए इंतहाई आसान ज़बान में स्पेशल नोट्स तैयार किए जा चुके हैं और मुकम्मल वीडियोस का पैकेज तैयार किया जा चुका है, जिसमें आपको पेपर A की तैयारी करवाई जाएगी, पेपर B की तैयारी करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। और पहली ही ट्राई में, पहली फुर्सत में, पहली ही कोशिश में आपको यकीनी और शानदार कामयाबी के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जो ये पैकेज लेना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी। तो अब बात करते हैं, ये 4 तरीके हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़े थे, आज पढ़ेंगे मकामी तौर पर। फोर्थ वन इज मकामी, जिसे कहते हैं लोकल और टॉपिकल एप्लीकेशंस। इसमें मज़ीद कितने तरीके हैं?
6 तरीकों को आज हम स्टडी करेंगे। नंबर 1, जिल्द के जरिए थ्रो स्किन, यानी कि बाज़ दफ़ा प्लास्टर ये लिखा हुआ है, ये होता है बेलाडोना प्लास्टर। बेलाडोना प्लास्टर लगा देते हैं किसी भी जख्म के ऊपर और उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी दवाई लगी होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्किन के जरिए जज्ब होती है। यानी कि हमने कहा जिल्द के जरिए प्लास्टर, मरहम, लोशन और क्रीम, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इनको मकामी तौर पर जिल्द के ऊपर जिस्म के किसी भी हिस्से पर, मुंह पे, फेस पे, हाथों पे, बाजुओं पे, पाँव पे या किसी भी रिक्वायर्ड जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, जहाँ पे कोई ज़ख्म हो या जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे इनको अप्लाई करते हैं। और ये सारी प्लास्टर, मरहम, लोशन, क्रीम, ये सारी की सारी मकामी तौर पर जिल्द के अंदर जज्ब होती हैं। और इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि जो बालों वाली जगह होती है, जहाँ से बाल निकल रहे होते हैं, बालों वाली जगह पे इनका इंजज़ाब थोड़ा आम जगह की निस्बत थोड़ा इंजज़ाब स्पीड के साथ होता है, तेज़ी के साथ होता है। तो देखें कौन कौन सी अद्वियात हैं कि इनको जिल्द में दाखिल किया जाता है। बहुत सी जरासीम कुश, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, आप भी नोट्सों में अंडरलाइन करें कि बहुत सी जरासीम कुश अद्वियात, कौन सी अद्वियात, जरासीम कुश अद्वियात और असाब के लिए मस्कन अद्विया, ये 2 किस्म की हैं, इस तरीके के साथ दी जाती हैं। बालों वाली सतह से अद्विया का इंतजाम तेज़ी से होता है, ये जो मैंने बता दिया। आमिल अज़ा को चिकनाई के साथ मिलाकर भी देते हैं। ये जो चिकनाई वाले अज़ा जो हैं, लोशन के अंदर थोड़ी बहुत चिकनाई होती है, मरहम या क्रीम के अंदर चिकनाई होती है। तो कहा यह जा रहा है कि आमिल अज़ा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को गैर अज़ाफ़ी ज़रूरी अज़ाफ़ी अशिया, तेल, क्रीम, चिकनाई वगैरह के साथ मिलाकर दिया जाता है और इस तरह मसाज करने से उसका इंजज़ाब, उसका जज्ब होने की स्पीड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ततईम। ततईम या इसे कहते हैं इनाकुलेशन, इसे कहते हैं इनक्शन। क्या कहते हैं? इनक्शन। इसे कहते हैं इनाकुलेशन। बहुत बारीक सुई, कौन सी सुई? बहुत ही बारीक सुई के ज़रिए दवाई को दबाव के तहत, किसके तहत? दबाव के तहत दाखिल कर दिया जाता है। और इस तरह का यानी कि तरीक़ाकार उस वक़्त यूज़ किया जाता है जब बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा आबादी को टीके लगाने हों। टीका तो आपने सुना होगा, जैसा कि कहते हैं कि फ़लाँ पॉलिटिक्स में, सियासत में फ़लाँ पार्टी आई और उसने अवाम को टीका लगा दिया। फिर फ़लाँ पार्टी आई, उसने नून लीग आई जी, उसने टीका लगाया अवाम को, सारा सिस्टम। फिर जरदारी आया, उसने टीका लगाया। फिर फ़लाँ आया, उसने, वो वाला टीका यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम को इस तरह से बना हुआ है कि सिस्टम हमारा है करप्ट। तो इस सिस्टम को जब तक ये चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक ये पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर नहीं हो सकते। और ये जो सिस्टम है, ये बहुत बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं, करप्शन से भरे पड़े हैं, बड़े मगरमच्छ जिसे हम कहते हैं, बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डालता ये सिस्टम, बल्कि ये सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है, बोसीदा निज़ाम हो चुका है। और ये बोसीदा निज़ाम, करप्ट सिस्टम, करप्ट लोगों की हिफाजत करता है और गरीब आवाम पर जुल्म करता है। गरीब आवाम पर आए रोज़ महंगाई के अंबार ढाता रहता है, जबकि अमीर लोग अमीर तर बनते जा रहे हैं और वो करप्शन में भी मुलव्वस होते हैं। और ये सिस्टम, और इस सिस्टम की अदलिया, इस सिस्टम का ब्यूरोक्रेसी, इस सिस्टम के अदारे जितने भी हैं, वो करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। करप्ट लोगों को बदला लेने की बजाय क्या करते हैं? उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, प्रोटेक्शन मुहैया की जाती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, बजाय इसके कि उनको कटहरे में लाया जाए और उन्हें करारे वाकई सज़ा दी जाए। अगर ऐसा हो जाए कि हम अपने निज़ाम को बदलें, अपने सिस्टम को बदलें और एक नया निज़ाम ले आएँ जिस सिस्टम के तहत करप्ट लोगों को ब्यूरोक्रेसी से हटा दिया जाए, करप्ट लोगों को पॉलिटिक्स से हटा दिया जाए, हम अपने इलेक्टोरल सिस्टम को शफाफ बना लें, इलेक्शन का कमीशन का जो है हमारा अदारा, इलेक्शन कमीशन का अदारा, उसको साफ़ सुथरा कर लें कि वो करप्ट लोगों को वोट ना दे, करप्ट लोगों को टिकट ही जारी ना करे इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो ये सारे करप्ट लोग, लोटे, बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, ये सारे साइड पे हो जाएंगे और इनकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। और फिल्टर होने के बाद चंद एक साफ़ सुथरे लोग आएंगे जो कि पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अलहदा से कि मुख्तलिफ लोग आते हैं जो कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को टीका लगाते हैं। तो ये वो वाला टीका, उसकी बात नहीं की जा रही, ये बड़े लेवल पर आबादी को टीके लगाए जाते हैं। ये कौन से टीके हैं? ये हिफाजती टीके हैं, ये नुकसान देने वाले टीके नहीं हैं। ये कौन से
ततईम, इनॉकुलेशन में कौन से टीके लगाए जाते हैं? हिफाजती टीके। मिसाल के तौर पर चीचक के टीके, मिसाल के तौर पर चीचे के टीके, यानी कि बहुत बारीक सुई की मदद से दवा दबाव के तहत दाखिल की जाती है और यह तरीका उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब आबादी को बड़ी तादाद में हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, मसलन चीचक के टीके। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आ गया था, मैंने आपको बता दिया, माइंड नहीं कीजिएगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं, इक्तार, इंस्टिलेशन। ये चारों आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन आपने इनका फ़र्क जहन में रखना है। चारों में हम बात क्या करेंगे कि अद्विया को जिस्म के जोफ़ों में डाल देंगे। चारों में एक ही बात होगी, चारों में एक ही बात होगी। और जब एमसीक्यूज बनते हैं तो स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो अब बात यह है कि चारों में दवाई कहाँ डालेंगे? जोफ़ों में। जोफ़ उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैविटीज़, इंग्लिश में कहते हैं कैविटीज़, यानी कि जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी कैविटी जहाँ पे दवाई को दाखिल किया जा सके। फॉर एग्जांपल नाक है, नाक के अंदर दो कैविटीज़, दो नथने होते हैं, इसे हम दो कैविटीज़ कहते हैं। दो कान है, ये दो कैविटीज़ हैं। मुंह है, मुंह भी एक कैविटी है। ये दो आँखें हैं, आँखें भी दो कैविटीज़ हैं। तो यानी कि अद्वियात को जिस्म के जोफ़ों में डाला जाता है। जोफ़ किसे कहते हैं, कैविटी किसे कहते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। ह्यूमन बॉडी में जो रेक्टम होता है वो भी एक कैविटी है, वो भी इंसानी जोफ़ है। जो वेजाइना है वो भी एक इंसानी जोफ़ है, कैविटी है। तो कोई भी कैविटी हो या कोई भी जोफ़ हो तो इंसानी जोफ़ों के अंदर, जिस्म के जोफ़ों के अंदर अद्वियात को दाखिल करना, ये चारों में यही बात पढ़ेंगे। लेकिन जो फ़र्क होगा आपने वो फ़र्क जहन में रखना है। देखें पहले नंबर पे है इंस्टिलेशन, कि इस तरीके में दो मुख्तलिफ दवा जो है, दवा मेडिसिन मुख्तलिफ जोफ़ों में डाल दी जाती है। कोई किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे आँख, आँख, कान, नाक और मुंह, हलक, ये चार। इसमें इंस्टिलेशन में, इक्तार में हम क्या करेंगे? दवा को जिस्म के मुख्तलिफ जोफ़ों में डाल दिया जाता है। यानी कि कौन से जोफ़ों में डाला जाता है? कान, आँख, नाक, गला, हलक। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे जोफ़ों में डाल दिया जाता है। ये डाल जो हमने कहा है ना, इस पे आपने गौर करना है, डाली जाती है या डाल दिया जाता है। आगे है तनफ़्फ़ुस मसनूई या इनसफलेशन। अब इसमें फ़र्क समझिएगा। जब अद्विया को खुश्क और लतीफ़ हालत में जिस्म के जौफ़ में दाखिल किया जाए तो दवा बाफ्तों में फैल जाती है। इस तरीक़ेकार को इनसफलेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनसफलेशन। अब दोनों में फ़र्क क्या हुआ ये नोट कर लें। दोनों में फ़र्क क्या है ये नोट कर लें। फ़र्क ये है कि ये दवा सोल्यूशन की शक्ल में होगी। किसकी शक्ल में? देखें ड्रॉप्स होते हैं ना, आँखों में कतरे, आई ड्रॉप्स, आँखों के कतरे सोल्यूशन की शक्ल में होते हैं। आँखों में कतरे डाल दिए, कान में डाल दिए, नाक में डाल दिए, तो वो किस शक्ल में होते हैं? सोल्यूशन की शक्ल में। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या हुआ? यहाँ फ़र्क है कि ये खुश्क और लतीफ़ हालत में, दवा किस हालत में होगी? खुश्क और लतीफ़ हालत में जिस्म के जोफ़ों में दाखिल किया जाए तो दवा बाफ्तों में, टिश्यूज़ में फैल जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है और इस तरीके को इनसफलेशन भी कहते हैं। अब दोनों का फ़र्क वाज़ेह हो गया। ये सोल्यूशन था और ये सोल्यूशन, और इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ डाल रहे थे, जबकि इसमें खुश्क और लतीफ़ हालत में जिस्म के जोफ़ में डाल रहे हैं। अब तीसरे में ये जो मैं कह रहा हूँ डाल रहे हैं, तो ये फ़र्क भी आपको नज़र आ जाएगा। ये मैं इस पर ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? कहता है कि इरिगेशन और डचिंग। डचिंग का मैंने पहले पढ़ लें। डचिंग के मैनी है पिचकारी मारना। डचिंग के मैनी है पिचकारी मारना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, कोई ज़ख्म होता है, ज़ख्म और थोड़ा सा गहरा होता है, तो हम सिरिंज भरते हैं, नीडल उतार देते हैं, नीडल उसके आगे से, यानी कि जो नीडल होती है नीडल को उतार देते हैं। नीडल को उतारने के बाद उस ज़ख्म के ऊपर वाटर अम्प्यूल के साथ या कोई भी मेडिसिन का महलूल है उसके साथ हम क्या करते हैं, या नॉर्मल सलाइन से धोना हो तो नॉर्मल सलाइन से सिरिंज भर लेते हैं और उसको ज़ख्म के ऊपर पिचकारी मारते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डचिंग। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया। ये जो एग्जांपल दी, कोई ज़ख्म है, ज़ख्म को आपने धोना है तो सिरिंज भरेंगे, नीडल उतार देंगे और बाकी नीडल के साथ भी आप पिचकारी मार सकते हैं, लेकिन ऊपर से पिचकारी मारेंगे ताकि ज़ख्म के ऊपर वो जो नॉर्मल सलाइन है या कोई भी मेडिसिन है वो प्रेशर के साथ पड़े और ज़ख्म अच्छे तरीके से धुल जाए, वॉश आउट हो जाए। यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब दोबारा देखें, डचिंग का मनी है पिचकारी मारना, लेकिन यहाँ पे अब धोना किसको है? धोना किसको है? बात वही ज़ख्म है कि ज़ख्म
जख्मों पर दवा छिड़कने के लिए मखसूस आलात इस्तेमाल करते हैं। आलात की मैंने एग्जांपल दे दी, सिरिंज है, सिरिंज को भी पिचकारी मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जख्म को धोने के लिए और दवा को छिड़कने के लिए और पिचकारी मारने के लिए। यहाँ पे बात हो रही है छिड़कने के लिए। यहाँ पे दवाई को क्या कर रहे थे, डाली जाती है, दवा डाल दी, पिचकारी नहीं मारी। यहाँ पे दवाई को या तो छिड़का जाएगा या फिर दवाई की पिचकारी मारी जाएगी ताकि ज़ख्म को धोया जाए। और इसमें ख़ास तौर पर ज़ख्म कौन से होंगे, वेजाइना के, रहम के, यानी कि रहम के ज़ख्म के लिए वेजाइना के रास्ते से दवाई दाखिल की जाती है। यह मैंने लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पे कहेंगे रहम के ज़ख्म को धोने के लिए जो दवाई है वो वेजाइना के रास्ते से पिचकारी मारी जाती है, उसको छिड़का जाता है, उसको डचिंग के तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि वेजाइना के अंदर जो ज़ख्म हैं या वाउंड्स हैं उनको वाश करने के लिए मेडिसिन इस रास्ते से यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन और डचिंग। डचिंग का मैंने है पिचकारी मारना। अब बात करते हैं इन द आर्म, इंसर्शन। क्या, इंसर्शन। इंसर्शन में क्या करते हैं कि दवाई को या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को तेल के असास के साथ, दवाई को किस असास के साथ भाई, किस असास के साथ मिलाएंगे, तेल के असास के साथ मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे, यानी कि मिक्स करने के बाद उसको डाल देंगे जिस्म के जोफों में। यहाँ तक बात हो गई। लेकिन अब यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पे थी दवाई छिड़कने के लिए और यहाँ पे हम दवाई डाल रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहा था, उसकी हालत थी खुश्क और लतीफ़। लेकिन यहाँ पे हालत चेंज हो गई, यहाँ पे हालत थी तेल के असास में। यहाँ पे क्या हालत थी कि दवाई को तेल के असास में डाल के, यहाँ पे क्या था, वो लिक्विड शक्ल में थी और उसकी पिचकारी मार रहे थे। यहाँ लिक्विड शक्ल में थी, यहाँ तेल के असास में है, यहाँ पे वो खुश्क और लतीफ़ हालत में है, और यहाँ पे वो सॉल्यूशन की शक्ल में है, सिर्फ डाल रहे हैं। यहाँ भी डाल रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पे डाल रहे हैं ऊपर, जस्ट पुट अप, यहाँ पे कोई ज़ख्म है, कान है, कान के अंदर दवाई के कतरे डाल दिए, ऊपर डाल देना फ़र्क और होता है। यहाँ पे डालना नहीं है, यहाँ पे दाखिल करना है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे दवाई को डाला जा रहा है और यहाँ पे दवाई को दाखिल किया जा रहा है। कहता है कि बाज़ अदविया तेल के सांस में मिलाकर या हल करके जिस्म के मखसूस जोफ़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ इंसर्ट करना, यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हो रहा है इंसर्ट से बना है इंसर्शन। इंसर्ट करना मतलब है दाखिल करना। अच्छा, दाखिल करने के लिए दो किस्म की मेडिसिन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे रहम की, तो यहाँ पर भी रहम की बात करेंगे, रहम और मकद। अच्छा, कुछ जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बच्चों को अगर कब्ज़ हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो उसके लिए एक मखसूस मेडिसिन होती है, वो हम फिर बच्चों को सपोजिटरी की शक्ल में, सपोजिटरी में मिला के, सपोजिटरी बना के उसकी बच्चों को देते हैं, उसके मकद में दाखिल करते हैं, ऊपर नहीं रखते। जैसे फ़र्क ये है ना, कान में क्या किया था, ऊपर से कतरे डाल दिए, लेकिन इसमें मकद के ऊपर नहीं रखना, मकद के अंदर डाल देंगे। तो फ़र्क ये इन दोनों में, इंस्टिलेशन में और इंसर्शन में फ़र्क ज़हन में रखें, ताकि ये ना हो कि इसकी डेफिनेशन और इसके अंडर लिख दें, इसकी डेफिनेशन इसके अंडर लिख दें, वो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देगा एग्जामिनर, वो कहेगा इसको पता ही नहीं है ये है क्या, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये गलत लिख रहा है, वो पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर देगा, फिर आपका फ़ायदा नहीं होगा। आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं सर पेपर तो सही कराया था लेकिन सर नंबर नहीं आए, क्या करें, क्या हुआ, फिर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो गलत लिखाता है और पता भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, को जिसमें दाखिल कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंस्टिलेशन है, इंदाम है, ये दो चीज़ों के लिए होगा, एक रहम के लिए, एक मकद के लिए। मकद के लिए जो चीज़ें बनाकर मकद के अंदर डाली जाती हैं, रेक्टम के अंदर दाखिल की जाती हैं, उसे कहते हैं सपोजिटरी। और वो अद्वियात जो रहम के लिए बनाई जाती हैं, वेजाइना के लिए बनाई जाती हैं, वो अद्वियात बनाकर रहम में जब डाली जाती हैं तो उसका नाम सपोजिटरी नहीं है, उसका नाम है बोजीज़। कौन सी जीज़ भाई, चीज़ नहीं, जीज़, बोजीज़। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ में और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। ऐसा कह दे कि ऐसी अद्विया जो मकद के लिए यूज़ होती हैं उसे बोजीज़ कहते हैं, गलत हो जाएगा, इसका मतलब फॉल्स। अगर ऐसा कह दे कि ऐसी अद्विया जो रहम के लिए हूँ सपोजिटरी कहलाती हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स। अगर कह दे कि ऐसी अद्विया जो रहम के लिए होती हैं बोजीज़ कहलाती हैं, करेक्ट।
ऐसी अदवियाँ जो मकद के लिए हों शयाफ कहलाती हैं। करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह सही गलत भी पूछी जा सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज भी बनाकर पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम था, मैंने इसीलिए इतनी डिटेल के साथ बता दिया ताकि स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ ना हों और इन चारों पाँचों छः के छः जो हैं इनके फ़र्क को याद रखें। ये है सारी अद्वियात जोफ़ों में डाल रहे हैं और ये भी ऊपर स्किन, ये स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और ये सुई की मदद से प्रेशर के साथ एंटर कर रहे हैं, जैसे टीका लगा रहे हैं, जैसे चिचक के टिक्के। तो वो स्टूडेंट्स जो फार्मेसी असिस्टेंट के इम्तिहान में पहली ही कोशिश में कामयाब होना चाहते हैं वो स्पेशल नोट्स मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स के लिए रब्ता करें, दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें ताकि आपको पेपर ए की बेहतरीन तैयारी करवाई जाए, पेपर बी की बेहतरीन तैयारी करवाई जाए और प्रैक्टिकल की यानी जिसे पेपर सी बोलते हैं प्रैक्टिकल की बेहतरीन तरीके की करवाई जाए ताकि आप लोगों के कीमती साल ज़ाया ना हो और कीमती साल ज़ाया होने से बच जाएं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन।